गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जे नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर के उस मोड़ पर हैं जहां पर आपका चैप्टर बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। आपके इस चैप्टर को इस लेक्चर के बाद सिर्फ 2 लेक्चर्स और लगेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अभी आपके सामने लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसको आप कह सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड आफ्टर 2 more lectures this chapter will be ह्यूमन रिप्रोडक्शन, नहीं ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीटेड। मतलब 10 लेक्चर्स में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इस 10 लेक्चर के बाद आपके पास आएगा नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी का सेकेंड चैप्टर, विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसको लगभग 5 से 6 लेक्चर्स लगेंगे, लगभग 5 से 6 लेक्चर्स लगेंगे। एंड आई वुड जस्ट ट्राई टू टेक दैट लाइव, बट नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डेड होगा तो भी ठीक है। जैसे आज का लेक्चर भी रिकॉर्डेड है ना, बिकॉज सितंबर के टाइम में आपको रिकॉर्डेड ही मिलने थे। अगर रिकॉर्डेड मैं रिकॉर्ड करूंगा पर आपको दूंगा सारे एट इन द अक्टूबर। आपको स्टार्टिंग के 5-6 दिन में ना मैं 2-3 लेक्चर्स एक दिन में लगा के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8 को, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से कर लेना मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैं उसको रिवाइज नहीं करवाऊंगा बिकॉज ये पर्टिकुलर अलग से एक टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम नए टॉपिक से ही सीधा स्टार्ट करेंगे। द टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। नो एवरीथिंग इज डन। एवरीथिंग इज डन मीन्स आपके पास मेल का गमीट है, आपके पास फीमेल का गमीट है, राइट। मेल गमीट इज फॉर्म्ड, फीमेल गमीट इज फॉर्म्ड। अब बारी क्या है कि उन दोनों गमीट्स को फ्यूज करवा दिया जाए, तो उस फ्यूजन के प्रोसेस को ही हम कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, तो आप लिख लीजिए द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ, यार ऐसे नहीं, प्रोसेस ऑफ क्या लिख रहे हो यार मैं क्या लिखवा रहा हूं? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट, ये तो सबको पता ही है, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड इफ आई टॉक अबाउट कहां पे होती है, तो ये होती है एम्पुला रीजन में, एम्पुला रीजन ऑफ ऑफ फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। सेम ही मतलब है दोनों का, मतलब फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का मीनिंग तो सेम ही होता है, दोनों एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होगी कैसे? फर्टिलाइजेशन होने के लिए हमें क्या क्या, मतलब ये तो सबको पता है ना, फ्यूज होगा, बस सिंपल है। अगर मैं बात करूं आपकी एनसीईआरटी की, तो मैं एनसीईआरटी भी निकालता हूं पहले तो। एक मिनट, आज मैंने बाहर भी नहीं निकाली, वो उसके अंदर ही है। वेट फॉर अ मिनट। यस, तो आपकी एनसीईआरटी में ये आपको दिया है आफ्टर हाँ, ये पेज 51 पे दिया होगा। तो इसमें आपको डायरेक्ट जो है नाम मैं जो बताऊंगा वो नहीं दिए होंगे, योर नेम्स वुड नॉट बी गिवन डायरेक्टली, बट मैं आपको बता दूंगा नाम उस प्रोसेस का। तो 3 चीजें आपकी सबसे पहले यहाँ पे होंगी। ओए, ये मार्कर कैसा है? हाँ, तो सबसे पहला है कैपेसिटेशन। इट विल स्टार्ट विद कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब क्या है? फर्स्ट, इसमें आप नंबर 1 डालना। कैपेसिटेशन का मतलब है कि जो स्पर्म आ गया फीमेल बॉडी में, उसको क्या किया जाएगा, उसको इस लायक बनाया जाएगा कि वो फीमेल के ओवम को फ्यूज कर सके। अब बोला इसमें मतलब क्या, मतलब इस लायक बनाने का क्या मतलब हो गया? इस लायक बनाने का मतलब ये है कि उसमें से कुछ जो उसके ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर कुछ कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह हैं, उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं दैट व्हाट इज द कैपेसिटेशन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो कैपेसिटेशन आप लिखिए पहले, तो डिफाइन कर लो इसको कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ स्पर्म कैपेबल टू फ्यूज एन ओवम, कैपेबल टू फ्यूज एन ओवम, वो एक ओवम को फ्यूज कर सके, उस लायक उसको बनाना है। तो इसमें क्या क्या होता है, कैसे बनाना है वो देखिएगा। सबसे पहला 2 चीजें होंगी, एक तो कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोप्रोटीन को उसके सरफेस से निकाला जाएगा। कोलेस्ट्रॉल
एंड, एक मिनट यार दोबारा लिखता हूं थोड़ा, यस वो यार स्पेलिंग क्या होते हैं इसके, मैं फिर से कंफ्यूज हो रहा हूं। देखो स्पेलिंग का कोलेस्ट्रॉल एंड, एक मिनट वेट करना, मैं लिख रहा हूं ना अभी, तो साइड पे आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। ग्लाइकोप्रोटीन removed from their surface, removed from surface of sperm, स्पर्म के सरफेस से हम इसको रिमूव कर देंगे। एक चीज ये हो गई। एंड सेकेंडली, ठीक है, आफ्टर दिस रिमूवल कैल्शियम की एंट्री होगी स्पर्म के अंदर, Ca2+ एंट्री इन स्पर्म फॉर विगरस, एंड विगरस तो चलो होती ही है, फॉर फास्ट लिख लो, फॉर फास्ट मूवमेंट ऑफ टेल, कि टेल की मूवमेंट तेज हो जाए उसलिए कैल्शियम जो है वो उसके अंदर चला जाता है। इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है, इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी है, कैपेसिटेशन, अग्लूटिनेशन एंड द लास्ट वन दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शंस। तो पहले आप कैपेसिटेशन को नोट कर लो, दिस इज व्हाट इज अ कैपेसिटेशन। ये हमने स्पर्म को इस कैपेसिटी, इस लायक बना दिया कि वो अब ओवम को फ्यूज कर सके। ओए लाइट चली गई, ओ यार, चलो आगे देखते हैं, फर्टिलाइजेशन ही चल रहा है। सेकंड क्या है, नीचे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सेकंड अग्लूटिनेशन। अब मैं क्या करूं, अगर लाइट चली गई तो पहले आगे से बंद कर देता हूं। सेकंड इज अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन में क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम होगा। यस, नाउ इट्स परफेक्ट। recognition of sperm by ovum, ओवम स्पर्म को रिकॉग्नाइज करेगा। अब ओवम के पास होता है फर्टिलाइजन, राइट, ओवम विल बी हैविंग फर्टिलाइजन, जो एक एंजाइम कह लो या एक फर्टिलाइजन। लो जी, लाइट आ भी गई। थोड़ा सा वोल्टेज में फर्क पड़ ही जाता है चाहे बंद हो या ऑन। एक मिनट, यस, फर्टिलाइजन एंड स्पर्म के पास होता है एंटी फर्टिलाइजन। ये दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और फिर आगे जाएंगे एक्रोसोमल रिएक्शंस के लिए। तो इसको नोट करो। सो इसको आप जल्दी से जल्दी नोट करें, फिर हम जाएंगे एक्रोसोमल रिएक्शंस की तरफ। ओके, देन विल बी मूविंग टुवर्ड एक्रोसोमल रिएक्शंस। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द एक्रोसोमल रिएक्शंस, चलो पहले इधर हेडिंग तो डालूं, एक्रोसोमल रिएक्शंस। एक्रोसोमल रिएक्शंस क्या है ना, कि ओवम के पास कुछ लेयर्स होंगी। ऑफ कोर्स ओवम ऐसा खुला तो बड़ा नहीं होगा, लो जी मैं ओवम हूं, एक सेल है बस मेरे पास, ओवम बस वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर आओ और मुझे फ्यूज कर दो। ऐसे थोड़ी होगा यार, गधे हो क्या, मेंटल हॉस्पिटल से आए हो क्या। थर्ड इज एक्रोसोमल
रिएक्शंस। यार थोड़ा मजाक वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है, गुस्सा मत मान लेना, मान भी जाओगे तो भी क्या है वैसे तो। देखो इसको समझने से पहले, ये है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाहर आपकी एक लेयर आपने पढ़ी है कि ओवम के ऊपर एक लेयर होती है जिसका नाम होता है जोना पेलोसिडा। आपकी एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम बना होगा है, ठीक है, जोना पेलोसिडा। और ये है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं लिख भी देता हूं, दिस इज व्हाट। अब ये छोटा करके लिखूंगा फिर वो आ जाएंगे छपरी, इतना छोटा छोटा लिखता है, समझ तो आता नहीं है, पता नहीं क्या लिख रहा है। जोना पेलोसिडा, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये आपके सेल्स हैं, कुछ सेल्स हैं, ये। और इन सेल्स के बीच में इनको पैक किया होता है किसने, एक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। अब कई लोगों को मेरी तरह जीभ में क्रैम्प आ जाएगा ये बोलते हुए, बायो की यही खासियत है, खासियत है या नुकसान कह लो इसकी, इसीलिए ना बायो की बड़ी बेइज्जती होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं कुछ लोग, हाँ सही भी है वैसे, इसमें क्या है इतना माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ अच्छा सा नाम रख लो, एनर्जी हाउस बोलते हो तो एनर्जी हाउस रख लो, क्लोरोप्लास्ट, हमें तो खतरनाक दिखना है, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास है, ओके, यस। तो ये जोना पेलोसिडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो सेल्स हैं दीज आर कोरोना रेडिएटा, कोरोना, ओए कोरोना वायरस नहीं है ये, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और ये जो लेयर है ये मैंने किसकी बताई आपको, HCl नहीं है, हाइलुरोनिस, क्या हाइलुरोनिक एसिड, हाया हाइलुरोनिक एसिड, ओके। एक दो, हाँ ये चार हैं आपके पास। और जो ये आपको बीच में स्पेस दिख रही है, ये जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेसिंग है, इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस स्पेसिंग इज नोन एज, क्या बोलते थे, मैं ही भूल गया, लो कर लो बात, नहीं कर लो बात, इसको क्या बोलते थे, हाँ प्री विटिलाइन स्पेस। स्पेलिंग यही है क्या, एक मिनट चेक कर लेता हूँ यार, हाँ पेरी विटिलाइन, वो ये पेरी, थोड़े से मेरे को लग रहा था दिक्कत, पेरी प्री क्या है, पेरी पेरी फ्राइज खाओगे, आज हम नहीं खाएंगे, उसमें प्याज होता है, मसाले में तो होता होगा। तो ये आपके पास है। अब अगर कोई स्पर्म आ रहा है तो उसको कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, सबसे पहले तो वो HCl की लेयर पास करेगा, है ना, फिर वो ये जोना पेलोसिडा को पास करेगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, फिर जाके कहीं पहुंचेगा न्यूक्लियस के पास। ये मैंने क्या बना दिया, ये देखो न्यूक्लियस बना दिया, ओए ये तो नाक बन गई किसी की, ठीक है, ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने, तो फिर जाके वो न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा। तो क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शंस क्या है, स्पर्म लाइसिन्स। अब स्पर्म लाइसिन्स उसको पता होगा जिसने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा है। स्पर्म लाइसिन्स में मतलब स्पर्म में कई सारी एंजाइम्स थी जिनको हम इकट्ठे बोलते हैं स्पर्म लाइसिन्स, कि एक्रोसोम में, स्पर्म लाइसिन्स मतलब एक्रोसोम में होते थे, एक्रोसोम में होते थे ये कुछ एंजाइम्स कह लो, जो कि एक्रोसोम में होते थे, कहाँ पे, स्पर्म के एक्रोसोम में, जो कि स्पर्म के न्यूक्लियस के ऊपर ऐसा कप शेप बना के खड़ा होता था, ओके। तो उसके अंदर कई सारे एंजाइम्स हैं जिसमें से पहला हम लिखेंगे जोना पेलुसिडा, है ना, तो हाँ जोना लाइसेंस या जोन लाइसेंस कह लो, जोना लाइसेंस कह लो, जोना लाइसेंस। अब जोना लाइसेंस मतलब जोना पेलुसिडा पे एक्ट करेंगे, ओके, एक्ट ऑन जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा पे एक्ट करेंगे ये वाले एंजाइम्स,
जब जोना पेरिस्टिडा को काम मतलब तोड़ना है तो ये वाली एंजाइम एक्ट करेंगे, इसके स्पर्म हेड के। ओके, आफ्टर जोनल लाइसेंस देयर इज नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ना है, तो इसके लिए हम कौन सी, अच्छा एक और है, यू हैव टू जस्ट ब्रेक द दिस हाइलुरोनिक एसिड आल्सो ना, तो हाइलुरोनिस HYALUA हाइलुरोनेस एक्ट ऑन हाइलुरोनिक एसिड लेयर, HA मतलब हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इस कोरोना रेडिएटर को भी तोड़ना है, राइट, तो कोरोना रेडिएटर को तोड़ने के लिए कौन सी एंजाइम यूज करोगे आप, देयर विल बी कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स जो इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएं, एंड दिस विल ऑफ कोर्स एक्ट ऑन दी कोरोना रेडिएटर सेल्स। अब ये कोरोना रेडिएटर सेल्स जो है ये क्या है, ग्रेनुलोसा सेल से ही बने होते हैं, तो ये भी लिख लो, ग्रेनुलोसा से ही बने होंगे, ग्रेनुलोसा, ओए अच्छा नहीं लग रहा यार। अब जब ये स्पर्म यहां तक देखो, स्पर्म आ रहा है, सबसे पहले हेलोरोनिक एसिड को वो हेलोरोनिस, कोरोना रेडिएटर को कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, फिर जोना पेरिस्टिडा को तोड़ने के लिए जोना लाइसेंस, ये सब रिलीज करेगा जो कि स्पर्म लाइसेंस की कैटेगरी में आते हैं, फिर वो जाएगा अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छुएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छुएगा तो वो जो आपने पढ़ा था क्या, कि जैसे ही स्पर्म आता है कांटेक्ट में वैसे ही क्या हो जाता है, ओवम बन जाता है ना, वो आपने पढ़ा था ना उसमें यार oogenesis में, तो वो हो जाएगा माइटोसिस 2, मियोसिस 2 विल बी कंप्लीटेड, राइट, और वो यहाँ पे जब न्यूक्लियस में पहुंचेगा तो फ्यूज हो जाएगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फिर फ्यूज हो जाएगा, नोट कर लो इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्रोसोमल रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना। आफ्टर दिस ऑफ कोर्स देयर विल बी फ्यूजन ऑफ न्यूक्ली, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्ली, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड, ओ यार ऐसे कितनी गंदी राइटिंग लग रही है, ओवम। अच्छा आज मैंने चैलेंज ले लिया, मैं हर एक वर्ड को अलग अलग करके लिखूंगा, पहले से तो जैसा था, फ्यूजेस टू फॉर्म zygote, zygote is 2n, sperm is n, ovum is n, okay, this is what we call fertilization, इसको नोट कर लो फर्टिलाइजेशन को। आफ्टर दिस आपके पास जो है आएगा अबाउट दैट पॉलीस्पर्मी ब्लॉक्स, देखो वो यहीं पे है ना, यहीं पे दिया होगा आगे, या तो वो, हाँ नहीं पहले तो वो ये दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में, एक्स 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 वाई मतलब दैट क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट, इन्होंने पॉलीस्पर्मी मेरे ख्याल से बिल्कुल एंड में दी होगी, या दी ही नहीं है मेरे ख्याल, चलो पॉलीस्पर्मी हमें पढ़नी तो है, ओके, सो आप इसको पहले नोट कर लो, ओके, सो आई होप सो आपने इसको नोट कर लिया है। नाउ वी विल बी मूव टुवर्ड पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी क्या है, हमें पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना है, पॉलीस्पर्मी मतलब जब एक से ज्यादा स्पर्म एक ओवम को फ्यूज कर दें, मैं सिंपल लिख रहा हूँ यार, अब ऐसे नहीं मेरे से हो रहा, कब से ट्राई कर रहा हूँ, क्या किसने कहा था, मैंने खुद ने खुद को कहा था, पॉलीस्पर्मी मतलब मोर देन टू स्पर्म्स फ्यूज अ सिंगल ओवम, मोर देन टू स्पर्म्स fuse a single ovum, one after another, it is not at the same time, one after another,
ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो वन आफ्टर अनदर नहीं लिखा, दैट मीन्स रॉन्ग। अगर मान लो मैंने लिख दिया सिंपल इतना, एट द सेम टाइम, अगर मैंने लिखा एट द सेम टाइम, अगर दोनों एक ही टाइम पे फ्यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्विन्स, जो कि आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, ये ट्विन्स का केस हो जाएगा। ठीक है, बट अगर वन आफ्टर अनदर आपको मतलब देखो, एक स्पर्म ने एक ओवम को फर्टिलाइज कर दिया, अब आगे तो कई सारे स्पर्म्स आ रहे होंगे, तब वो ओवम फर्टिलाइज हो चुका तो दोबारा किसी और स्पर्म से क्यों फर्टिलाइज होगा, उसको रोकना है आपको। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक है स्लो ब्लॉक। अब देखो, जो चीज स्लो होती है वो होती है परमानेंट। आप धीरे धीरे कोई काम करेंगे आपको वो परमानेंट याद हो जाएगा। ठीक है, और एक है आपके पास फास्ट, जो कि है टेम्पररी ब्लॉक। टेम्पोरारी, तो टेम्पोररी क्यों नहीं बोलते यार, टेम्पररी क्यों बोलते हैं? नाइस। हाँ, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, स्लो ब्लॉक को पहले मैं आपको फास्ट, पहले चलो स्लो ब्लॉक समझ लेते हैं। स्लो ब्लॉक में क्या है, दैट आपकी जो ओवम है ना, उसके अंदर एक सेल्स होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की मदद लेते हैं यहाँ पे, देखो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर यूज्ड। पहले तो इसमें ये लिख लिया हमने। इसमें क्या होगा, जैसे इफ आई टॉक अबाउट द योर ओवम, तो ओवम पे कुछ ना कुछ पोलैरिटी होगी स्टार्टिंग में, देयर मस्ट बी सम पोलैरिटी। ये आपके पास वो है जोना पेलोसिडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आया स्पर्म, स्पर्म आ गया इसके अंदर। देखिए, जब स्पर्म इसके अंदर आएगा तो स्पर्म क्या करेगा, व्हेन स्पर्म एंटर्स द योर ओवम, ठीक है, स्पर्म ने ओवम को एंटर कर दिया, जो पोलैरिटी थी वो चेंज हो जाएगी। अब आपको पता है, आपने पढ़ा ना मसल्स वगैरह को भी पढ़ा होगा आपने, ये क्लास 11th में, पोलैरिटी होती है राइट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये सब आपने पढ़ा है। तो ये डीपोलराइज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इनिशियली ये कैसा होगा, देखो इनिशियल क्या होता है, अंदर की तरफ नेगेटिव, बाहर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है। ठीक है, जब ये स्पर्म इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, तो स्लो ब्लॉक में, फास्ट ब्लॉक में क्या है, फास्ट ब्लॉक में ये इसको डीपोलराइज कर देगा, डीपोलराइजेस बाय ओपनिंग सोडियम प्लस वीजीसी। वीजीसी मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल्स, आपने पढ़ा है क्लास 11th में। तो ये वीजीसी को खोल देगा, जिससे सोडियम अंदर आ जाएगा, और फाइनली केस क्या हो जाएगा, इनिशियल ये था, ये आपको याद रख लेना, ये इनिशियल है। नाउ फाइनल में क्या है, ये था अंदर वाली लेयर, और ये है आपकी बाहर वाली लेयर, जिसको पेनिट्रेट करके आपके पास स्पर्म, अरे यार स्पर्म कितना गंदा बन रहा है यार, स्पर्म आ गया देखो। ओके, अब अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव बन गया, ठीक है, और बाहर नेगेटिव हो गया। इससे क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गई, एंड इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। ठीक है, एंड अगर मैं बात कर रहा हूं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जहां पे यूज हो रहे हैं, वहां पे क्या है, सोडियम का जो चैनल है वो खुल जाएगा, सोडियम अंदर आएंगे। नाउ सोडियम सिग्नल्स SER, सोडियम SER को सिग्नल देंगे, जो कि इसके अंदर SER तो होगा ही ना, तो ये SER को सिग्नल देंगे, तो ये SER फर्दर सिग्नल विच फर्दर सिग्नल्स cortical granules, cortical granules to for exocytosis, मतलब अपने जो कंटेंट है exocytosis and harden the perivitaline space, perivitaline space। ये
जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, देखो ये मैंने बना दिया कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल उसको सिग्नल देगा कि अपना सिक्रीशन जो है वो इसके अंदर डाल दे। अब अगर इसके अंदर सिक्रीशन डाल दिया तो ये जो जोना पेलोसेडा की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की लेयर थी जिसको हम कहते थे पेरीवेटलाइन स्पेस, इस जो हार्डन हो जाएगी, हार्डन हो गई तो और कोई स्पर्म आएगा तो फ्यूज नहीं कर पाएगा। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्लो ब्लॉक या परमानेंट ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक या टेम्पररी ब्लॉक। ओके, इसको नोट करो जल्दी से, फिर मैं देखो टाइम 25 मिनट की हुई है तो भाई। ओके, तो इसको नोट कर लो पहले। सो नाउ वी शैल रीड द एनसीईआरटी। एक मिनट। Yes. So now we shall move towards the NCERT. Page number 51. फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एक साथ ही दिया हुआ है, बट हम पहले फर्टिलाइजेशन हमने कवर किया है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्वाइटस सीमन, अच्छा इसमें आप एक और चीज लिख लो, ऐसे बादल बना देना, थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव लगता है, बट हमारे यहां तो नहीं लगता। एवरी coitus do not lead to pregnancy। हर coitus से प्रेगनेंसी नहीं होती, राइट? यू मस्ट नो, अगर उन्होंने कोई तो सॉरी कोई डिवाइसेस यूज कर रखे हैं, कौन से डिवाइसेस? जो आपने पढ़े थे क्लास 11th में, सॉरी क्लास 10th में, और जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी, राइट? जिसे उन्होंने, मान लीजिए जो मोस्ट कॉमन है जो कि यूज होता है, दैट इज उन्होंने कॉन्डम यूज कर रखा है, ठीक है? तो फिर स्पर्म जाएगा ही नहीं, तो क्वाइटस तो हो रहा है, सेक्सुअल कांटेक्ट तो हो रहा है, बट स्पर्म नहीं जा पा रहा, दैट मींस प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी से बेटर हम क्या लिखते हैं? फ्यूजन लिख लेते हैं या फर्टिलाइजेशन लिखते हैं। फर्टिलाइजेशन, मोर ओवर एक होना चाहिए ना, सिंक्रोनी भी होनी चाहिए, कॉमा मोर ओवर देयर मस्ट बी अ synchrony in location या position of sperm and ovum in ampulla at same time, at सेम टाइम। ये दोनों सेम टाइम पे होने चाहिए ना एम्पुला में, बिकॉज आपको पता है फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होगी, वो तो मैंने आपको पहले आज भी लिखवाया था और पहले भी बताया था। देखो, नहीं लिखवाया क्या? ओए यहाँ पे लिखवाया था पहले ना, ठीक है? तो एम्पुला पे दोनों एक साथ होने चाहिए, तभी तो फर्टिलाइज होगा, नहीं तो कैसे होगा फर्टिलाइज, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट आई नीड टू टेल यू। अब मैं यहाँ से आपको रीड करके दिखा देता हूँ एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी क्या क्या लिखती है। एनसीईआरटी कह रही है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन या कोइटस सीमन इज रिलीज्ड इनटू द पेनिस, इनटू द वजाइना, the motile sperms swim very rapidly, pass through the cervix, enter into uterus, finally reach the ampullary region of the fallopian tube. Ovum released is also transported to the ampullary region while fertilization takes place. Where fertilization takes place? Fertilization can only occur if they are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why all copulations do not lead to fertilization and pregnancy. अच्छा, not all, कि सारे से ही नहीं होता। The process of fusion of sperm within ovum is called fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer. पहले आएगा zona pellucida के contact में, जिसको वो zona license की मदद से तोड़ देगा. Induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. अब जैसे ही वो zona pellucida के अंदर आया, changes हो गए। कौन से changes? GS changes. Thus, it ensures that only one sperm fertilizes an ovum. Only one sperm fertilizes an ovum. Secretions of acrosome की secretions, sperm license help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum. cytoplasm तक पहुंच जाएगा through the zona pellucida and the plasma membrane. This induces the completion of meiotic division. इससे meiotic 2 जो है वो complete हो जाएगी. The second meiotic division is also unequal and result in second polar body. तो हमने पहले पढ़ लिया है haploid ovum. Some of the haploid nucleus, नहीं, soon the haploid nucleus of sperm and ovum fuse and आपको zygote मिल जाएगा। और उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे वो मैं पहले लिखवा दिया था, 2n होंगे, ठीक है? अब आपको दिया हुआ है उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन, तो वो भी हम कर लेते हैं, दैट वी शैल आल्सो कंप्लीट। नाउ यू शैल मेक अ हेडिंग सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, ऑलराइट?
Okay, so let's move towards the topic which is named as sex determination. All right. Okay. नहीं, I was finding something कि क्या वो हो चुका है टाइम. Make a heading. Sex determination. It is very easy. आप सबको पता है that there are 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस, राइट. और अगर मैं एक मेल की बात कर रहा हूँ और एक फीमेल की बात कर रहा हूँ तो उसमें जो क्रोमोसोम्स का पेयर, ये चलो मैं क्रोमोसोम ही लिख लेता हूँ. मेल्स में देयर विल बी 44 और 44 जो कि सेम होंगे. इनको बोल देते हैं हम ये चलो ये हम करेंगे मेंडल वाले चैप्टर में. नाम इनका अभी नाम नहीं बताऊंगा मैं, आप कमेंट में बता देना कि जो है 22 पेयर को क्या बोलते हैं और लास्ट पेयर को क्या बोलते हैं. ओके, तो 44 सेम होंगे. मेल में, ओए ये फीमेल है ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ फीमेल एंड दिस इज मेल. सो फीमेल में आपके दोनों क्रोमोसोम सेम होंगे. कौन से? एक्स एक्स लास्ट पेयर. और इसमें एक्स वाई 44 प्लस 2 46 इसमें हो गए पूरे मेल में और 46 इसमें पूरे हो जाएंगे. अब जब इनके गैमीट्स बनेंगे, दो गैमीट्स इससे बनेंगे, दो गैमीट्स इससे बनेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे? पैरेंटल जनरेशन या पैरेंटल जनरेशन. एंड ये उनके जीनोटाइप्स हैं. अब आपको जीनोटाइप का पता, चलो रहने दो. दिस आर द क्रोमोसोम्स, राइट. फिर इसमें क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस हैपनिंग? गैमीटोजेनेसिस. जो गैमीट्स बनेंगे इसमें देखो गैमीट्स में हाफ हो जाता है ना क्रोमोसोम नंबर, तो इसका हाफ यानी 22 चला जाएगा यहाँ पे, और इसमें से एक यानी एक्स चला गया यहाँ पे, और इसमें 22 प्लस एक्स सेम. अब देखो फीमेल में दोनों के दोनों क्रोमोसोम सेम है, मतलब अगर दो एक्स बन रहे हैं तो वो सेम ही होंगे उनका क्रोमोसोमल अरेंजमेंट. गैमीट्स एंड इफ आई टॉक अबाउट हेयर, तो यहाँ पे 22 प्लस एक में जाएगा एक्स, और ये क्या हो गया इसको, इधर बंद तो नहीं हो गया? नहीं, ठीक है. एक्स प्लस यहाँ पे एक एक्स आ गया और एक वाई आ गया. अब देखो मेल में डिफरेंस है, देयर इज मेल में डिफरेंस है क्रोमोसोम का, मतलब जो मेल है वही डिटरमाइन करेगा फीमेल है कि चाइल्ड की मेल है. अब देखो जब फ्यूजन होगा तो एक बार फ्यूजन में क्या है, ये दो हो जाएंगे, या इसके साथ ये वाला क्रोमोसोम आ गया, इसके साथ ये वाला स्पर्म आ गया, या इसके साथ ये वाला स्पर्म आ गया. तो आपके पास कैसे बन रहा है? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, यानी कि आपके पास फीमेल ही बन रही है. फीमेल मिल गया आपको. देखो यहां पे 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई 44 प्लस एक्स वाई, यानी कि मेल. मेल यहां पे एक्स और एक्स आ रहा है, यानी कि 44 प्लस एक्स एक्स, यानी कि अगेन फीमेल. एंड यहां पे 44 प्लस एक्स वाई यानी कि मेल. तो मेल मेल फीमेल फीमेल. 50% मेल है, 50% फीमेल है. मेल इज द वन हु हैज टू टाइप्स ऑफ स्पर्म. एक टाइप ये है स्पर्म का, दूसरा टाइप ये है स्पर्म का. ठीक है. द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द स्पर्म. कि चाइल्ड कौन सा, ये स्पर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ओके, सो दैट्स इट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. नोट कर लो इसको. मिलते हैं अगले लेक्चर में. आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे, मुझे कोई जरूरी काम है. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग. ये मेरी आउटरो नहीं है. चलिए मैं सुमित शर्मा, चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम.